हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का दूसरा अध्याय आपको करवाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए है, और एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अभी हम ऐसे 9th-10th वर्ल्ड हिस्ट्री है और हमने 9th का समाप्त कर दिया था। 10th में पहला अध्याय का एमसीक्यू भी हमने आपको करवा दिया है। ये दूसरा अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद, बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, लिखा गया है कि जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज़्यादातर देशों में इस नए राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुई। लिखा गया कि दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह का उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। आगे है कि पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। वहाँ आपने 20वीं सदी के पहले दशक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक के आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। ये चित्र आप देख रहे हैं, यह चित्र 6 अप्रैल 1919 का जो ये चित्र है और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े जुलूस आम बात होती थी। ठीक है, अब है इसमें पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। देखिए, 1919 से बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए? तो सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाके में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 19 और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्से में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया।
उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक शब्द नया आया, वो आया जबरन भर्ती। देखिए, इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। ठीक है, इसी को जबरन भर्ती कहते हैं। आगे है कि इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। फर्स्ट में देखेंगे इसमें 1.1 में कि सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष और न्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के बारे में भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। देखिए, एक चित्र हमने आपको यहाँ पर नहीं दिखाया, ये चित्र देख सकते हैं। ये चित्र जो है यह 6 नवंबर 1913 का है, जिसमें जो भारतीय मजदूर हैं वो दक्षिण अफ्रीका में गुजर रहे थे, फोकस ट्रस्ट से गुजर रहे थे। इसमें जो है न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। जब जुलूस को रोका गया और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो हजारों मजदूर और श्वेतों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्लभेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए। ठीक है, अब आगे हम चलें तो इसमें जो दूसरा पैराग्राफ देखेंगे तो भारत यहाँ पर है कि कैसे हम सत्य और अहिंसा से अपने संघर्ष से सफल हो सकते हैं, इनके बारे में कहा गया। अब देखिए, भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद से सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे। ठीक है, अब थोड़ा इधर स्रोत का है उसको देखें तो सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार क्या हैं।
तो कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रुओं का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य की आत्मा का आधार होता है, इसीलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लेस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियार से लैस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया है। ठीक है, ये गांधी जी के विचार। अब हम रॉलेट जो एक्ट है, रॉलेट एक्ट, उसको हम पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। देखिए, इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। भारतीय सदस्यों ने भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। ठीक है, पॉइंट ये याद रखेंगे। अब है कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। जनरल डायर का नाम याद रखेंगे, कहीं आपको जनरल ओ डायर करके क्वेश्चन बीपीएससी अच्छी तरह से पूछ लेता है, तो कंफ्यूजन में यहाँ पर गलत भी कर सकते हैं। देखिए, अब आगे है कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून के विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान के बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था।
जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम कर मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांव मतलब कि गुजराला बाला गुजरावाला जो कि पंजाब में है, पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये देख सकते हैं जो लिखा गया है कि जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे। पंजाब में ये चित्र 1919 का है। देखिए आगे है इसमें कि भले ही यहाँ पर देखेंगे तो भले ही रॉलेट एक्ट जो था सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अब बाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व की आध्यात्मिक नेता मतलब खलीफा ऑटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त शांति संधि सौंपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ये पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है असहयोग ही क्यों। तो अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, और असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? क्वेश्चन मार्क। देखिए गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरुआत किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्रा करते रहे। एक शब्द नया आया, वो है बहिष्कार। बहिष्कार मतलब कि किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना। आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है। देखिए कल आपने या आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि आप जो अपने यहाँ
मतलब जो भारत मेक इन इंडिया जो भारत के कारीगरों के द्वारा बनाए जाते सामान हैं उसकी खरीदारी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि रोजगार में भी वृद्धि और जो आपके समक्ष कारीगर हैं जो उनकी खूबियाँ को आप अपने घर में सजाएं। आप जो है उन सारे जैसे उनको क्या कहा गया विश्वकर्मा, तो उन सारे विश्वकर्मा भाइयों की जो भी कलाकारी है उनका आप जो है समर्थन इस प्रकार करेंगे कि जो भी परिवार में और जो भी सदस्य हैं वो अपने इस पर्व त्योहार के दिनों में सारे सामान जो है मेक इन इंडिया का ही खरीदेंगे ताकि उन सारे जो भी कारीगर हैं उनका सहयोग और वो आगे बढ़ने की जो लाइन है उसको और अच्छी तरह से पार कर सके, पार करे, उस पर चले। ठीक है, तो यही जो है काम उस समय गांधी जी करते थे। गांधी जी के द्वारा यह कहा गया था कि विदेशी जो वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करो। जिस प्रकार से अभी आप किसी का डायरेक्ट विरोध नहीं करते हैं लेकिन अपने लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि हाँ, हम अपनी जो आसपास के सामान बन रहे हैं, मतलब कि भारत में जो सामान बनाए जा रहे हैं उसका ही हम उपयोग करें ताकि उन सारे कारीगरों का क्या हो, तो उत्साहवर्धक हो। चलिए आगे हम चलेंगे। इसमें देखिए अगला पॉइंट में कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रहे। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। अगला है कि आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा। देखिए उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, ये सारे क्वेश्चन हैं। देखिए विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग आंदोलन के विचारों को किस तरह समझा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए। ये देख सकते हैं एक चित्र के माध्यम से कि विदेशी कपड़े का बहिष्कार जुलाई 1922 में किया जा रहा है। इसमें विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। अगला अब दूसरा इसमें पॉइंट होगा कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपने रॉलेट एक्ट, असहयोग, खिलाफत, इन सारे बातें को पहले आपने पढ़ा। अब पढ़ेंगे आंदोलन के जो भीतर अलग अलग धाराएं होती थी उनके बारे में। देखिए असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू होता है और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हरेक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। अगला है यहाँ पर कि शहरों में आंदोलन। अब क्या है कि आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसीलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन में। अब अगला है कि आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया।
शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई जाने लगी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। एक शब्द आता है, नया शब्द पैकेटिंग। पैकेटिंग मतलब होता है कि प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। ठीक है, आगे आगे है कि कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक स्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे गतिविधियाँ जो हुई थी उसका पोस्टर बनाने के लिए कहता है। मान लीजिए साल 1920 चल रहा है, आप सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों को असहयोग आंदोलन से जुड़ने का आह्वान करते हुए एक पोस्टर बनाने के लिए कहता है। अगला है कि ग्रामीण इलाकों में विद्रोह क्या हुआ। तो शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अगला है कि पॉइंट यहाँ पर कि अवध में सन्यासी, यहाँ पर याद रखना है कि अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर असूल रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यवस्था समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया और महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी।
अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के इस आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 ईस्वी में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाल लेता है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इस जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे, ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे क्या हुआ, इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर कर दिया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाली और लुल्ली सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशिष्ट शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमला किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके। यहाँ पर अब देखेंगे कुछ बातें, जैसे कि नया शब्द है, एक है शब्द बेगार। बेगार में लिखा गया है कि बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना, कोई जो है मेहताना नहीं देना। अब है गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर होता था और अपने बेसिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट मतलब अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेजों में उन्हें देखिए, इनको अंग्रेजी में इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता था। जो गिरमिटिया मजदूर होते थे उनको इंडेंचर्ड लेबर कहते थे। अब हम आगे चलेंगे, जिसमें 1928 के बारे में लिखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछा गया था बाल दौरी के बारे में। देखिए, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदौली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के समक्ष नेतृत्व के तहत सफल रहा और इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्से में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई।
अब स्रोत ख को देखेंगे। ख में लिखा गया है कि 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई। जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल का दौरा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को ही संबोधित किया। बाद में इस सभा के बारे में उन्होंने बताया था, उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए भी बहादुर, शांत और निश्चित लोगों जैसा था। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरा भी खून खौल उठा था। अहिंसा तो ना जाने कहाँ छूट गई थी, लेकिन सिर्फ़ एक पल के लिए, जिसे ईश्वर की कृपा से हमें विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेजा गया, वह जो है यहाँ पर भेजा गया, उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए और मैंने देखा कि मेरे आसपास बैठे और खड़े किसान मेरे से कम उत्तेजित, मेरे से ज़्यादा शांत थे। मेरी दुर्बलता का यह क्षण बीत गया। मैंने पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनसे बात की। यह सबक उनसे ज़्यादा मुझे सीखना था। उन्होंने मेरी बात समझी और शांति से चले गए। यह जो है सर्वपल्ली गोपाल जवाहरलाल नेहरू एक जीवनी खंड में उद्धृत बातें हैं। अब हम आगे चलेंगे, जिसमें बागानों में स्वराज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं, जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गाँव से संपर्क रख पाएँगे। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मज़दूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाज़त उन्हें विरल ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हज़ारों मज़दूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसीलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह पिटाई हुई। आगे के इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रमों में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वे वास्तव में ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक सीमित नहीं था। एक चित्र जो दिख रहा है आपको, यह चित्र है चौरी चौरा 1922 की घटनाओं का। लिखा गया है कि गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया था। ये देख सकते हैं कि यह जो है मृत्यु को प्राप्त कर चुके लोग हैं, जो घटना स्थल में मृत्यु जिनकी हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा की और बहुत सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी तक आपने पढ़ा।
अब हम अ, जो तीसरा और चौथा जो पॉइंट है उसको हम दूसरे अध्याय में आपको मतलब दूसरे पार्ट में आपको करवाएँगे, ठीक है? इसमें जो तीसरा और चौथा पॉइंट है वो थोड़ा बड़ा-बड़ा है, 1 घंटा प्लस वीडियो बन जाएगा। इसीलिए जो है हम इसको दूसरे पार्ट में लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, धीरे-धीरे हम चल रहे हैं, समझ-समझ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।